हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 का जो सोशल साइंस का बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम देखने वाले हैं द डच कॉमर्स एंड कंपटीशन और द फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशन। ये दो पॉइंट आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात बता दूं कि सोशल साइंस जो है ये मैंने पूरी तरह से कवर किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर तो बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे द डच कॉमर्स एंड कंपटीशन, इस पॉइंट को समझने के लिए। डच व्यापार और प्रतिस्पर्धा। डच किसे कहा जाता है सबसे पहले समझ लीजिए। जो लोग नीदरलैंड से उन्हें बोला जाता है डच। ठीक है, तो वो लोग किस तरह से आए इंडिया में उनके बारे में समझेंगे और उनका किस पर फोकस था इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। डच लोगों के बारे में, डच वर ऑल्सो द यूरोपियन, वो भी यूरोपियन ही थे। द डच अराइव्ड इन इंडिया इन द अर्ली 17th सेंचुरी। डच लोग जो है वो 17th सेंचुरी की शुरुआत में भारत में आए। एंड अनलाइक द पोर्तुगीज़ के विपरीत, उसके उलट, पोर्तुगीज़ों के उलट में दे फोकस्ड प्राइमरीली ऑन कॉमर्शियल डोमिनेंस पर्टिकुलरली इन द स्पाइस ट्रेड। अभी उन्होंने, उनका जो मुख्य ध्यान था डच का वो किस पर था, तो व्यापार पर था। उसमें बढ़त हासिल करना ये उनका मुख्य विषय था, इस पर उनका प्राइमरी फोकस था, मुख्य ध्यान था। और खासकर कौन से, इसमें जो स्पाइस ट्रेड है, मसालों का व्यापार, उसमें उन्हें रुचि थी और उसमें वो क्या करना चाहते थे, तो बढ़त हासिल करना चाहते थे डच। दे इस्टेब्लिश अ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई विथ ट्रेडिंग पोस्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। और भारत के कई हिस्सों में उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट, जिसे हम बोलते हैं व्यापारिक केंद्र, उन्होंने स्थापित किए। इंक्लूडिंग ऑन द वेस्ट कोस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेस्ट कोस्ट है, पश्चिम तट, वहाँ पर उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापन किए। कहाँ पे, तो सूरत, उसके बाद है भरूच, कोचीन, जिसे कोची कहा जाता है, ये कुछ उनके मुख्य केंद्र थे, वहाँ पर उन्होंने उनके केंद्र बनाए। और ईस्ट कोस्ट में, पूर्वी तट पे ईस्ट कोस्ट में आप देख सकते हैं कि नागपट्टिनम एंड मसूलपट्टनम, जो आज का प्रेजेंट डे मछलीपट्टनम है, वहाँ पे उन्होंने उनके क्या बनाए, तो व्यापारी केंद्र बनाए। Their most significant presence was in the Malabar region of Kerala. उनकी जो सबसे बड़ी क्या समझ सकते हैं, तो सबसे मजबूत जो मौजूदगी थी वो कहाँ पे थी, तो केरल के मालाबार क्षेत्र में थी, उस रीजन में थी। Where they displaced the Portuguese from several trading centers. वहाँ से उन्होंने क्या किया, तो जो पोर्तुगीज़ों को उन्होंने हटा दिया, उनकी जो ट्रेडिंग पोस्ट है उन्हें भी हटाने में वो सक्सेसफुल वहाँ पर रहे। कौन, ये जो डच थे, नीदरलैंड के यूरोपियन व्यापारी। अंडरस्टैंड। आगे एक चित्र दिया है, देखो, यू कैन सी कि किस तरह से एक राजा बैठा हुआ है और उसके सामने ये जो है वो डच यूरोपियन, आप देख सकते हैं, ट्रेडर्स। ठीक है, पिक्चर में क्या दिया, फिगर नंबर 4.5, अ डिपिक्शन ऑफ सरेंडर ऑफ डच फोर्सेस टू किंग मार्तंडवर्मा ऑफ, अभी ये जो एरिया है त्रावणकोर, आफ्टर द बैटल ऑफ कोलेचल 1741 सी। आगे दिया देखो पद्मनाभपुरम महल, वहाँ का ये इमेज है पद्मनाभम पुरम का, उस पैलेस का, उस महल का। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो डच फोर्सेस है वो क्या कर रही है, तो अब ये कब की इंसिडेंट, ये 1741 का ये इंसिडेंट है, ये चित्र है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डच सेना है उन्होंने क्या किया, तो समर्पण किया है। वो समर्पण कर रहे हैं किसके सामने, तो जो राजा है मार्तंडवर्मा, उसके सामने। किसके बाद, कोलेचल की लड़ाई के बाद का ये सीन वहाँ पे दिखाया गया है कि इसका मतलब डच हार गए और वो राजा के सामने क्या कर रहे, तो समर्पण कर रहे हैं। ठीक है, आगे के पेज पे चलेंगे। द डच प्रेजेंस इन इंडिया वॉज अल्टीमेटली लिमिटेड। डचों की जो भारत में मौजूदगी थी वो सीमित रह गई थी। इट डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली आफ्टर द डिफीट एट द बैटल ऑफ कोलेचल इन 1741 में, जो कोलेचल की लड़ाई में जो उनकी हार हुई, इसके बाद उनका प्रभाव काफ़ी कम हो गया। वेयर द फोर्सेस ऑफ त्रावणकोर अंडर किंग मार्तंडवर्मा डिसिसिवली डिफीटेड द डच बोथ ऑन लैंड एंड एट सी।
इस लड़ाई में त्रावणकोर के जो राजा थे मार्तंड वर्मा, उन्होंने डचों को क्या किया तो ज़मीन पे भी हराया और समुद्र दोनों भी जगहों पर उनकी पूरी तरह से हार कराई। किसने? मार्तंड वर्मा इस किंग ने। किसकी? डच की। ठीक है। द त्रावणकोर किंगडम वॉज इन द सदर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला। अब ये जो त्रावणकोर राज्य है वो अभी कहाँ पर है? वर्तमान में केरल के दक्षिणी हिस्से में वो स्थित था। अभी वो दक्षिण हिस्से में वो स्थित था वो किंगडम। ठीक है। दिस बैटल वॉज अ रेयर इंस्टेंस ऑफ एन एशियन पावर सक्सेसफुली रिपेलिंग यूरोपियन कॉलोनियल फोर्स। अभी आप देख सकते हैं कि एशिया की किसी भी शक्ति द्वारा यूरोपियन जो कॉलोनियल फोर्स है उस ताकत को सफलतापूर्वक सक्सेसफुली क्या किया तो पीछे हटाने का एक दुर्लभ ऐसा उदाहरण यह था। किसका? किंग मार्तंडा वर्मा का। ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं। देखो द फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशंस। फ्रांस जो देश है उन लोगों को बोला जाता है फ्रेंच। फ्रांस देशों के लोगों को फ्रेंच बोला जाता है। उनकी लैंग्वेज भी फ्रेंच होती है। कॉलोनियल एम्बिशन, उनकी जो एम्बिशन था, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो क्लियर थी। क्या करना? तो कॉलोनीज बनाना। औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा उनकी थी यहाँ पर आने के पीछे, इंडिया में आने के पीछे, हमारे भारत में आने के पीछे। द फ्रेंच इंटर्ड इंडिया लेटर। जो फ्रेंच है, फ्रेंच लोग भारत में बाद में आए। इस्टेब्लिशिंग देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत इन 1668। उन्होंने 1668 में सूरत में अपना सबसे पहला व्यापारिक केंद्र बनाया, ट्रेडिंग पोस्ट बनाया। एंड सब्सिक्वेंटली एट पौंडीचेरी, आज का जो पुदुचेरी है वो इन 1674, और उसके बाद 1674 में पौंडीचेरी जो आज का हम पुदुचेरी, वहाँ पे उन्होंने और एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। और वहाँ पर वेयर दे इस्टेब्लिश देयर ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहाँ पर उन्होंने पौंडीचेरी में उन्होंने क्या किया तो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। क्या वो जर्मन इसमें लिखा देखो फ्रेंच लैंग्वेज में, कैंपनी डेज इडीज ओरिएंटल्स। ओके। एंड डेवलप्ड एम्बिशियस प्लान्स टू इस्टेब्लिश अ फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लेकर वो आए थे कि इंडिया में एक बहुत बड़ा ऐसा फ्रेंच एम्पायर बनाना, एक साम्राज्य बनाना, फ्रेंच साम्राज्य बनाना, ये उनकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। किसकी? फ्रांस के लोगों की, फ्रेंच की। उसके बाद यह देखो ड्यूप्लेक्स हु सर्व एज गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच इंडिया फ्रॉम 1742 टू 1754। 1742 से लेकर 1754 तक डुप्लेक्स जो है वो फ्रेंच का क्या था? गवर्नर जनरल था भारत में। pioneered several colonial strategies that would later be adopted by the British। और उसने ऐसी कई रणनीतियाँ बनाई, अंडरस्टैंड, उसको बाद में क्या किया तो ब्रिटिशों ने भी इस्तेमाल किया। इन पर्टिकुलर अगर खासकर देखा जाए तो, स्पेसिफिक वे में देखा जाए तो, ही ट्रेन इंडियन सोल्जर्स इन यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक। उसने क्या किया तो जो भारतीय सैनिक है उनको यूरोपियन सैन्य तरीकों से प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दी यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक की। क्रिएटिंग डिसिप्लिन इन्फेंट्री सोल्जर्स नोन एज सेपॉयज। और एक अनुशासित डिसिप्लिन ऐसी इन्फेंट्री सोल्जर्स, इन्फेंट्री मीन्स जो पैदल चलने वाले सैनिक है उनको बोला जाता है इन्फेंट्री सोल्जर्स। ओके। ऐसी एक क्या बनाई तो उसने सोल्जर्स की टीम बनाई। ठीक है। एक अनुशासित ऐसी पैदल सैनिक तैयार किए उसने, और उसे बोला गया है सेपॉयज। सेपॉयज मीन्स सिपाही, अंडरस्टैंड। Dupleix also developed the strategy of indirect rule through puppet Indian rulers who were installed through interventions in local succession dispute। जो local succession dispute चल रहा था, मीन्स जो वहाँ के जो इंडिया के जो लोकल लोग हैं, ओके, जो स्थानिक उत्तराधिकारी मीन्स गद्दी का अधिकार किसके पास रह गया, इनके झगड़ों में दखल देकर क्या करना तो एक कठपुतली ऐसा भारतीय शासक को सत्ता में बिठाया जाता था। और ये जो स्ट्रैटेजी उसने डेवलप की, ये नीति किसने बनाई थी तो डुप्लेक्स ने बनाई थी। और इससे क्या होगा तो इनडायरेक्ट रूल किया जाएगा एक कठपुतली शासक को बिठाकर, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरवेंशन करना पड़ेगा लोकल सक्सेशन डिस्प्यूट में। ये नीति उसने डेवलप की थी। The French colonial ambitions in India were ultimately checked during the Carnatic War, a series of conflicts between Britain and France। अभी ये जो फ्रांस की जो भारत में क्या करने की एक
कॉलोनियल एम्बिशन था, मीन्स औपनिवेशिक जो उनकी महत्वाकांक्षा थी इंडिया में, वर अल्टीमेटली चेक्ड ड्यूरिंग द कार्नेटिक वॉर्स, जो कार्नेटिक मीन्स कर्नाटक युद्ध जो हुए 1746 से लेकर 1763 तक, उसके बाद वो रुक गई। अंडरस्टैंड। और ये वॉर किसके बीच में हुआ था? सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये युद्ध हुए किसमें? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। अंडरस्टैंड। एक श्रृंखला में ये युद्ध हुए और इसके बाद उनकी कॉलोनियल एम्बिशन रुक गई। डिस्पाइट इनिशियल सक्सेसेस अंडर डुप्लेक्स हु कैप्चर मद्रास, डुप्लेक्स के नेतृत्व में क्या किया? तो ये जो फ्रेंच है उन्होंने कुछ सफलताएं पाई। उन्होंने 1746 को क्या किया? तो मद्रास पर खुद का कब्जा कर लिया। मद्रास में आज के दिनों का चेन्नई, वहाँ पे उन्होंने खुद का कब्जा कर लिया। द फ्रेंच अल्टीमेटली लॉस्ट ग्राउंड टू द ब्रिटिश एंड देयर कॉलोनी वॉज रिड्यूस टू पौंडीचेरी एंड अ फ्यू स्मॉलर इनक्लेव्स। लेकिन बाद में जो फ्रेंच है ब्रिटिशों के आगे वो कमज़ोर पड़ गए, वो हार गए ब्रिटिश से, और भारत में उनकी जो सत्ता है वो कहाँ तक सीमित रहेगी? फिर पौंडीचेरी तक ही वो सीमित रहेगी, और आजू बाजू के जो स्मॉलर इनक्लेव्स है, छोटे मोटे क्षेत्रों तक वो सीमित रह गई। लाइक द डच एंड अनलाइक पोर्तुगीज, द फ्रेंच कॉलोनियल पावर्स डिड नॉट मच इंटरवीन इन इंडियाज सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। डच लोगों की तरह और पोर्तुगीज लोगों के पूरी तरह से विपरीत जो फ्रेंच कॉलोनियल पावर है, फ्रेंच औपनिवेशिक शक्ति, इन्होंने क्या नहीं किया? तो भारत के लोगों की जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है उसमें उन्होंने ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, कोई भी इंटरवेन उन्होंने नहीं किया किसी भी सोशल और रिलीजियस लाइफ में। अ रियर एक्सेप्शन, एक दुर्लभ ऐसा अपवाद है, ठीक है। इट वॉज द डिस्ट्रक्शन इन 1748 ऑफ पौंडीचेरीज लार्ज, एक टेम्पल है, देखो उसका नाम है, देखो क्या नाम है? वेदपुरीश्चन। इसे डिस्ट्रक्ट किया गया था, ऑर्डर्ड बाय डुप्लेक्स। इसको डिस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर डुप्लेक्स ने दिया था। किसके कहने पर? ऑन द परसिस्टेंट रिक्वेस्ट ऑफ पौंडीचेरी ज्यूसेट प्रिस्ट एंड डुप्लेक्स ओन वाइफ। और इसके लिए किसका आग्रह था? तो उसकी खुद की वाइफ का, उसके खुद के वाइफ ने, डुप्लेक्स के खुद के वाइफ ने इसका आग्रह किया था कि वो मंदिर को गिराया जाए। और पौंडीचेरी का जो ज्यूसेट पादरी था उसने भी एक रिक्वेस्ट की थी कि आप इस मंदिर को ध्वस्त कर दो, ठीक है, विद अ व्यू ऑफ असर्टिंग द डोमिनेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। और इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि ईसाई धर्म की प्रधानता दिखाना, ये इसका इंटेंशन था। जनरली however the French had to be content with a modest amount of trade with India, ओके। लेकिन आमतौर पर जो फ्रेंच है उनको भारत में केवल ऐसा सीमित ऐसा व्यापार से ही संतोष करना पड़ा लास्ट में, ठीक है। अभी ये आप देख सकते हैं इसमें कि एक प्लान है ये एक्चुअल में। फिगर 4.6 1764 plan of Pondicherry showing the city enclosed in fortifications and grid planning। 1764 में ये जो पौंडीचेरी का नक्शा बनाया गया है, आप देख सकते हैं उस शहर को फोर्टिफिकेशन मीन्स किलेबंदी और ग्रिड शैली की योजना के भीतर दिखाया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक तरह से किस तरह से ये है। द लार्ज स्ट्रक्चर फेसिंग एट द सी एट द बॉटम वॉज द फोर्ट, ठीक है। बहुत बड़ा जो एरिया है उनका वो सी के तरफ है उसका मुख, और नीचे की ओर उसका क्या था? तो किला था, ठीक है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में क्या है? तो वेस्ट है, पश्चिम दिशा को वो दर्शाने का काम वहाँ पे हो रहा है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द डच एंड द फ्रेंच। अब ये जो इंटर द ब्रिटिश है इसके बारे में हम अगली वीडियो में समझने वाले हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो क्या कीजिए? तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।